एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान का हिंदी माध्यम में ये वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है। इसके पहले मैंने आर्ट और साइंस और कॉमर्स के सारे वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, है ना। सही आंसर, सटीक आंसर, पुस्तक से सारे आंसर लिए गए हैं। मैंने सारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दिए हुए आंसर। अब देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई दो शर्त लिखना है। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में व्यतिकरण प्रिज्म की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक, पहला प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न है, डी ब्रॉगली की परिकल्पना लिखिए। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से विभव वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है। तीसरा है, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिक्रिया का कथन लिखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन श्रेणी तथा बामर श्रेणी का उल्लेख करना है ना। एक साथ दो तीन क्वेश्चन को उसमें मिला कर दिया, इसलिए आपको प्रत्येक के लिए छोटा छोटा आंसर जो है लिखना है। तो आइए देखते हैं पहला आंसर। पहले क्वेश्चन का ये लिखा हुआ है जो यंग का द्विलिष्ट वाला। इसमें पहले बताना है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक दो शर्त है। तो देखिए, यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दो शर्त निम्नलिखित है ना। दोनों तरंग आवृत्ति समान होने चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान या बिल्कुल समान होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद यंग का द्विलिष्ट प्रयोग मुख्य रूप से व्यतिकरण की घटना की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक थॉमस यंग ने सन 1802 में प्रयोग किया, जिसमें प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों से उत्पन्न व्यतिकरण की घटना की और अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ रिजल्ट दिए, जो इस प्रकार है। यहाँ प्रयोग करने के लिए यंग ने स्लिट, जिसे लगभग 1 मिलीमीटर की चौड़ाई की रखी है और इससे एस नाम दिया। अब इस स्लिट पर प्रकाश के किसी स्रोत से प्रकाश डाला गया तथा स्लिट से एस दूरी पर लगभग 10 सेंटीमीटर के समांतर S1 S2 को रखा गया और इसके बाद इन स्लिट S1 S2 से दूरी एक पर एक पर्दा रखा गया, जिसे XY नाम दिया गया। इसमें चित्र भी है, आप लोग को दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ समझेंगे कि यंग द्विलिष्ट प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जा सकती है और किस प्रकार से दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों का पता लगाया जा सकता है। तो ये है, देखिए, ये चित्र आपको बना लेना है। ये यहाँ पर देखिए पर्दा लगा हुआ है ना, और यहाँ पर S1 S2 स्लिट है। अगर एक एक क्वेश्चन की संपूर्ण व्याख्या किया जाए तो एक ही क्वेश्चन को लगभग 5 से 10 मिनट लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं शॉर्ट में जो है इसको पढ़कर सुना देता हूँ। तो जैसा चित्र में दिखाया गया कि स्लिट S पर प्रकाश के किसी स्रोत से प्रकाश डाला जाता है तो S से कुछ दूरी पर स्लिट S1 S2 को रखा गया। इसके बाद स्लिट S1 S2 कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा गया, जिसे XY नाम दिया गया है। माना कि स्लिट S1 S2 के बीच की दूरी D है, S1 पर्दे पर प्राप्त किसी बिंदु P पर। अब यहाँ पर इस समीकरण को आपको नोट कर देना है। S2P माइनस S1P बराबर S2A। तथा पथांतर S2A बराबर XD बटा D। अब हम समझ सकते हैं दीप्त फ्रिंज की स्थिति के बारे में। जैसा कि हमने पहले समझा था कि किन्हीं भी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहा जाता है। इसे W से दर्शाया जाता है। तो W इक्वल D लैम्डा बटे D होगा, जहाँ D स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है तथा D स्लिटों S1 S2 के बीच की दूरी है। ठीक है। तो यही जो है उसके लिए फार्मूला समीकरण है जो पूछा गया है ना। फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है ना। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली की परिकल्पना को इसमें बताना है। तो डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार एक गतिमान कण कभी कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है, कभी कभी कण की भांति व्यवहार करता है। 2 बार रिपीट हो गया है सेंटेंस, आप एक ही सेंटेंस को लिखना। अथवा दूसरे शब्दों में गतिमान कण हो गया है, ये कण है दोस्तों,
कण जिसकी तरंग को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। लैम्ब्डा इक्वल टू h बटा p है, जहाँ m व v कण के द्रव्यमान और वेग है तथा h प्लैंक नियतांक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। माना किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से विरामावस्था से त्वरित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का समीकरण आप सबको पता है, हाफ mv² होता है ना। और इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन v लिख देंगे, है ना। अब दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, कि किया गया गतिज ऊर्जा और जो कार्य है दोनों बराबर होगा यहाँ पर, है ना। अब इसको ई को पक्षांतर करेंगे तो फाइनल में ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली लैम्ब्डा हो तब, है ना, मान रखने पर ये यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। लैम्ब्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट बी ए आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, इसमें 3-4 प्रश्न एक साथ है, आपको दिखा देता हूँ, देखिए। बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिकृत का कथन लिखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करना है। हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बोर का क्वांटमीकरण अभिकृत कोणीय संवेग प्रकृति का मूल नियम है, तो यह ग्रही गति की दिशा में भी लागू होना चाहिए। तब हम सूर्य के चारों ग्रहों की कक्षाओं के क्वांटमीकरण के विषय में कभी चर्चा क्यों नहीं करते। अब देखिए, पहले तो आपको ये चित्र बना लेना है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, है ना, इस चित्र को आपको पहले बना लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है ये पुस्तक से लिया हूँ। अब ये लाइमन श्रेणी है। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित होता है। इनका श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। समीकरण xn1 रखने पर, है ना, ये फार्मूला लिख देना है, ठीक है। इसके बाद ये आगे है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊंचे स्तर N2, 3, 4, 5 से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र है। इसके बाद ये उदाहरण 4 लिखा हो, इसी का है। हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, है ना। तो इसके आंसर है, नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर के लिए En इक्वल टू -30.6/n²। EV निम्नतम अवस्था के लिए N1 इक्वल टू तथा दूसरे उत्तेजित अवस्था के लिए N इक्वल टू 3। अतः इन अवस्थाओं से हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्रमशः इस प्रकार से होगी। इसके बाद प्रश्न चौथा है, हाइजेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है और कलांतर ज्ञात करना है। प्रश्न 5वां है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में प्रमुख अंतर डेविसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है। दूसरा है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखना है। तो प्रश्न चौथा का आंसर है, देखिए,
प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, प्रकाश की तरंग के रूप में चलता है। तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती, क्योंकि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइजेन ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इस कल्पना माध्यम में पाया गया कि यह भारहीन है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के सभी आवश्यक गुण होते हैं। अधिक जानकारी के लिए बता दूं, प्रकाश की अति तीव्र 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह माना गया कि ईथर का घनत्व बहुत कम तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश की तरंगें चल सकती है। जब यह तरंगें आँख के रेटिना पर गिरती है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। हाइजेन ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइजेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोतों से तरंग निकलती है तो स्रोतों के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कल्पना में हो तरंगाग्र कहलाता है। दो तरंगों के देखिए, सबसे नीचे में दो तरंगों के बीच कालांतर, दोनों तरंगों के शून्य पार बिंदु जीरो क्रॉसिंग के बीच अंतर दूरी, समय और डिग्री में बराबर होता है। ठीक है, एक आंसर कंप्लीट हो जाते। प्रश्न 5 पे 3 क्वेश्चन हैं। पहला तो रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल में प्रमुख अंतर देना है, जो कि ये निम्नलिखित है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये थ्योरी है, मैथमेटिक्स तो इसमें ज़्यादा नहीं है। इसके बाद ब है, यह पदार्थ की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, या पदार्थ की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, या विकिरण की तरंग प्रकृति की भविष्यवाणी करता है। इसके बाद स है, नीचे देखिए 3 क्वेश्चन था इसमें। भौतिकी में द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें उसके कुछ तुल्य एक ऊर्जा होती है। यदि इसमें ऊर्जा है तो उसके तुल्य एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सारे 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, है ना। इसके पहले और भी बहुत सारे वीडियो है मेरे, जैसे कि नोटिस, अंग्रेजी में नोटिस कैसे लिखना है, वो 90,000 के पार व्यूज चला गया है ना। और भी बहुत सारे वीडियो है ग्रामर के, अंग्रेजी ग्रामर के, वो सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देखेगा, है ना। और इसका इंग्लिश मीडियम में भी जल्द जो है अपलोड करूँगा।